हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे अकाउंटिंग रेशियोज की जिसके थ्रू अपन एज एन इन्वेस्टर ये पता लगा सकते हैं कि क्या किसी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मैनिपुलेशन कर रखा है या फिर नहीं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट में काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो कंपनीज के मैनेजमेंट होते हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक अट्रैक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। बेसिकली वो जानते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करते हैं, काफ़ी वेटेज देते हैं फॉर मेकिंग देयर डिसीजन अबाउट दैट कंपनी एंड देयरफॉर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखकर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दे। हाउएवर हो सकता है कि कंपनी की जो असली परफॉर्मेंस है वो ऐसी ना हो। ऐसा हो सकता है कि कंपनी असलियत में तो लॉस मेकिंग कंपनी हो, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाई जा रही है। और ऐसा हुआ भी है इन द पास्ट, फॉर एग्जाम्पल सत्यम कंप्यूटर्स। एंड देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एन इन्वेस्टर कि अपन अपनी कुछ प्रिकॉशंस ले ताकि अपन ऐसे केसेस से, ऐसे स्कैंडल से और ऐसे स्कैम से बच सके। और ये 7 रेशियोज आपको उन प्रिकॉशंस के अंदर आपकी मदद करेंगे। So the first ratio is cash flow from operations upon earnings before interest, tax and depreciation, which is EBITDA. So basically ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट फिगर को एक अट्रैक्टिव फिगर बनाने के लिए कुछ फेक सेल्स ट्रांजैक्शंस अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करे, यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो असलियत में हुई ही नहीं है। कंपनी ने रियल लाइफ के अंदर किसी भी जने को कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं बेची, बट क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट फिगर को बड़ा दिखाना चाहती है इसलिए कंपनी ने वो फेक ट्रांजैक्शंस अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर ली है। बट यहाँ पे डिफिकल्टी ये होगी कंपनी के लिए कि क्योंकि वो फेक ट्रांजेक्शन है एंड बिकॉज ऑफ विच रीजन कंपनी उन फेक ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट कोई पैसा अपने बुक्स के अंदर इजीली दिखा नहीं सकती, क्योंकि उसके अगेंस्ट कंपनी को कोई पैसा मिलेगा भी नहीं। एंड दिस रेशियो विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग दिस ओनली, यानी इस रेशियो से अपन ये पता लगा सकते हैं कि अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू कंपनीज एबिडा, विच मीन्स की कंपनी अपने रेवेन्यू के अंदर, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेक ट्रांजेक्शन अकाउंट कर रही है। हाउएवर इसके अंदर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनाती है, यानी कंपनी वो ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करती है जिन ट्रांजेक्शन्स के लिए कंपनी को अभी तो पैसा नहीं मिला बट इन द फ्यूचर डेट कंपनी को पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 25 मार्च 2021 को एक अपना प्रोडक्ट बेचा किसी कस्टमर को। अब कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा लेट्स अज्यूम 1 महीने बाद, यानी 25 अप्रैल 2021। लेकिन क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है, विच मीन्स कि कंपनी जब 25 मार्च को सेल्स करेगी तभी कंपनी अपने रेवेन्यू के अंदर, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर उस सेल्स को रिकॉर्ड कर लेगी। बट उसका जो पैसा आएगा वो आएगा 25 अप्रैल 2021 के अंदर। और अगर अपन सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर का रेशियो कंपेयर करेंगे देन ये हो सकता है कि कंपनी का जो CFO हो, जो कैश फ्लो हो, वो काफ़ी कम रहे एज कम्पेयर टू कंपनी का रेवेन्यू। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये रेशियो हमेशा क्यूमुलेटिव लेना चाहिए, यानी हमें ये ट्राई करना चाहिए कि अपन 5 साल के कंपनी का CFO को कंपेयर करें विद द 5 years ऑफ कंपनीज एबिडा। वन मोर थिंग यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो है कि कंपनी का जो एबिडा है वो बिफोर टैक्स है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपनी का जो CFO होना चाहिए वो भी बिफोर टैक्स ही लेना चाहिए टू कंपेयर लाइक विद द लाइक। द सेकेंड रेशियो इज वोलेटिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन रेट। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी कंपनी जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है उसके लिए ना तो कंपनी को कोई असल में पैसा देने की जरूरत है और ना ही कंपनी के पास असल में उसके लिए कोई पैसा आने वाला है। बेसिकली ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, बट जितना कम डेप्रिसिएशन होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़ा होगा, वो ज़्यादा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपनी डेप्रिसिएशन रेट के अंदर, अपनी डेप्रिसिएशन पॉलिसीज के अंदर काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंजेस लेकर आ रही है ताकि कंपनी अपने प्रॉफिट फिगर को एक अट्रैक्टिव प्रॉफिट फिगर बना सके फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि एज एन इन्वेस्टर वी टेक अ क्लोज लुक ऑन द डेप्रिसिएशन रेट्स एंड द डेप्रिसिएशन पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। सो द थर्ड रेशियो इज यील्ड ऑन कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स। इसके लिए अपने को 2 चीज़ें चाहिए। द फर्स्ट इज इंटरेस्ट इनकम जो कि अपने को मिलेगी किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एंड द सेकंड थिंग इज कैश बैलेंस जो कि अपने को मिलेगा फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस रेशियो इज इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
सो बेसिकली ये रेशियो अपने को ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने कैश बैलेंस पे कितना इंटरेस्ट अर्न कर रही है, एंड देयरफॉर हायर द रेशियो बेटर इट इज फ्रॉम द कंपनी एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। बट अगर ये रेशियो कम है और कुछ सिग्निफिकेंटली ही कम है, फॉर एग्जाम्पल 1%, 2% और 3%, देन आइडियली इन्वेस्टर को कंपनी को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, या फिर ही और शी शुड मूव अवे फ्रॉम द कंपनी। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। सो बेसिकली अगर ये रेशियो कम है, इसका ये मतलब है कि कंपनी अपने कैश पर अच्छा इंटरेस्ट कमा नहीं पा रही है। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। द फर्स्ट इज कि कंपनी ने अपने कैश को कुछ ऐसी जगह पार्क कर रखा है, कुछ ऐसे असेट्स के अंदर पार्क कर रखा है जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट नहीं दे रही, यानी कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और कंपनी का जो कैपिटल एलोकेशन डिसीजन है वो काफ़ी गलत है, वो काफ़ी इनएक्यूरेट है। एंड द सेकंड थिंग इज, जो सेकंड रीजन हो सकता है वो ये है कि कंपनी के पास एक्चुअल में इतना पैसा है ही नहीं जितना कंपनी अपने बुक्स के अंदर शो कर रही है, और क्योंकि कंपनी के पास एक्चुअली में इतना पैसा है नहीं, बिकॉज ऑफ विच कंपनी उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, एंड देयरफॉर कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है वो काफ़ी कम है। ऐसा सेम केस हुआ था इन द सत्यम कंप्यूटर। सो बेसिकली सत्यम कंप्यूटर्स ने अपने बैलेंस शीट के अंदर 5361 करोड़ का बैलेंस दिखा रखा था ऑफ कैश। हाउएवर इन रियलिटी जो उनके पास कैश बैलेंस था वो था सिर्फ 321 करोड़, विच इज 94% लोअर देन द कैश बैलेंस विच दे हैव शोन इन देयर बैलेंस शीट। और ऐसा क्यों होता? सो बेसिकली सत्यम कंप्यूटर्स के जो प्रमोटर्स थे वो कंपनी का कमाया हुआ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया करते थे और अपने पर्सनल यूजेस में लिया करते थे, विच इज एथिकली रॉन्ग एज वेल एज विच इज रॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर एज वेल। बट जैसे ही ईयर एंड आता था उस वक्त कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो कुछ ना कुछ करके वो पैसा वापस लेकर आ जाते थे कंपनी के अंदर कुछ टाइम के लिए, बट उनकी ये स्ट्रेटेजी, उनकी ये टैक्टिक्स ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं थी, और इसी कारण कुछ सालों बाद कंपनी के पास जो एक्चुअल कैश बैलेंस था और कंपनी की बुक्स के अंदर जो कैश बैलेंस था उसका डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, और प्रमोटर्स ये समझ नहीं पाए कि उन डिफरेंस को कैसे कम करे, एंड देयरफॉर वो कुछ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लेने लग गए, और उन डिसीजन के कारण ये जो सत्यम कंप्यूटर्स की रियलिटी है वो सबके सामने आ गई। और जैसे ही रियलिटी मार्केट के अंदर आई, सबको पता लगा कि कंपनी के पास इतना कम कैश बैलेंस है और कंपनी अपने बुक्स के अंदर, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रही है, उस दिन सत्यम कंप्यूटर्स की शेयर प्राइस अराउंड 78% से डिक्रीज हुई सिर्फ एक दिन के अंदर, विच लीड्स to the loss of wealth invested by the investors in that company. And therefore ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अस एज एन इन्वेस्टर कि अपन कंपनी की कैश पोजीशन पे, कैश लिक्विडिटी पे फोकस करें, एंड दिस रेशियो इज यूजफुल फॉर दिस ओनली। Therefore, higher the ratio, the better it is, and if the ratio is lower, then either you should avoid the company or you should investigate further the reason behind this. The fourth ratio is contingent liability as a proportion of net worth of the company. सो बेसिकली इसके लिए अपने को वापस दो चीज़ें चाहिए होगी। द फर्स्ट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस, जो कि अपने को किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा, एंड द सेकंड थिंग इज नेट वर्थ ऑफ द कंपनी विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी फ्रॉम द टोटल एसेट्स, और वी कैन डायरेक्टली टेक द portion or the balance of the shareholders equity from the company's balance sheet. The formula of this ratio is balance of contingent liability divided by the net worth of the company, and lower the ratio the better it is. और जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा किसी भी कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा रिस्कीनेस होगी और कंसर्न होगा उस कंपनी में फॉर एन इन्वेस्टर। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। सो बेसिकली कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती है जिसके अंदर प्रमोटर्स और कंपनी के मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी को फ्यूचर में वो लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, एंड बेस्ड अपॉन दैट प्रोबेबिलिटी कंपनी का जो मैनेजमेंट है या फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो उस लायबिलिटी को क्लासीफाई करता है ईदर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी और इन द कंटिंजेंट लायबिलिटी और अदर सेक्शंस ऑफ द एनुअल रिपोर्ट. And by acting smart, promoters and management can try to eliminate the significant liability from the balance sheet, और वो उस liability को बैलेंस शीट से हटा के किसी और सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं. And therefore it is important from the point of view of an investor कि अपन ऑफ द बैलेंस शीट जितनी भी लाइबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल कंटिंजेंट लाइबिलिटी, उन्हें काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करे, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में वो लाइबिलिटी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर डाल दे. द फिफ्थ रेशियो इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू द ग्रॉस ब्लॉक. सो बेसिकली इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी फिगर्स चाहिए वो अपने को किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट के नोट्स अकाउंट्स में मिल जाएगी. एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस रेशियो इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय ग्रॉस ब्लॉक. और अगर ये रेशियो काफी सिग्निफिकेंटली हायर है देन इट इज अ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. सो बेसिकली पहले अपन ये समझते हैं कि CWIP विच इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड ग्रॉस ब्लॉक का मतलब क्या है. सो ग्रॉस ब्लॉक बेसिकली किसी भी कंपनी की टोटल असेट्स का वैल्यू है बिफोर इट्स डेप्रिसिएशन, एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वो अमाउंट, वो असेट्स जिस पे कंपनी अभी काम कर रही है, यानी वो असेट्स जो अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है बट कुछ हद तक प्रिपेयर्ड है.
अब वो असेट्स कितने प्रिपेयर्ड है, कितना पैसा खर्च हुआ गया है और किस हद तक प्रिपेयर्ड है, वो सब मैनेजमेंट और प्रमोटर के पास इंफॉर्मेशन है। एंड कोई भी ऑडिटर इसके अमाउंट को डायरेक्टली ऑडिट नहीं कर पाता, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे मेजरली रिलाई अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है CWIP के अमाउंट पर, एंड देयरफॉर यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है कि कंपनी इस अमाउंट को मैनिपुलेट कर सके। अब क्वेश्चन यह आता है कि इस अमाउंट को मैनिपुलेट करने से होगा क्या। सो बेसिकली जितना भी असेट्स CWIP के अंदर है, यानी ऐसे असेट्स जिसको कंपनी अभी भी काम कर रही है, वो उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगा सकती। और अगर आपने इस वीडियो को शुरू में ढंग से सुना होगा, देन आपको पता होगा कि कंपनी का डेप्रीसिएशन जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा। एंड देयरफॉर हो सकता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी का प्रमोटर है, वो अपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट को ज़्यादा शो करे ताकि उसका जो डेप्रीसिएशन चार्ज है वो कम रहे एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू हैव अ लुक अपॉन दिस रेशियो एज वेल। The sixth ratio is growth in the remunerations auditors as compared to growth in the company's revenue. So basically इस ratios में अपने को ये पता लगता है कि कंपनी के जो ऑडिटर्स की सैलरी है, ऑडिटर्स की जो फीस है, वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू कंपनी का जो खुद का रेवेन्यू है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। और अगर जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा रिस्की होगी वो कंपनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। सो बेसिकली मान लीजिए कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी लिमिटेड रेट से इंक्रीज हो रहा है या फिर इनफैक्ट डिक्लाइन हो रहा है, विच मीन्स की कंपनी किसी के ना किसी तरह के क्राइसिस से जा रही है। ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो ऑडिटर्स का रेवेन्यू है, ऑडिटर्स की जो सैलरी है, वो ईयर ऑन ईयर कंपनी इंक्रीज कर रही है, जिसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी के जो ऑपरेशन है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा, यानी ऑडिटर्स का जो काम है वो उतना का उतना ही है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा, बट उसी काम को करने के लिए कंपनी ज़्यादा पैसे दिए जा रही है टू द ऑडिटर। अब इसके पीछे जो प्रोबेबली एक रीज़न हो सकता है वो ये है कि कंपनी उस ऑडिटर को एक्स्ट्रा पैसा पे कर रही है ताकि वो ऑडिटर की टीम वो चीज़ शो करे जो कंपनी चाहती है, एंड देयरफॉर दे माइट गिव एक्स्ट्रा मनी टू द ऑडिटर्स सो दैट ऑडिटर्स हाइड द इरेगुलरिटीज इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर कि अपन इस रेशियो को कंसिडर करें बिफोर टेकिंग आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द सेवेंथ रेशियो इज परसेंटेज ऑफ प्रमोटर सैलरी एज कंपेयर टू द कंपनीज प्रॉफिट। सो बेसिकली इस रेशियो के लिए अपने को जो फॉर्मूला चाहिए वो है द सैलरी ऑफ द प्रमोटर और द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एंड अगर ये रेशियो काफी सिग्निफिकेंटली हायर है, देन अगेन इट इज अ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय। सो लॉजिकली किसी भी प्रमोटर को, किसी भी मैनेजमेंट को जो कंपनी की पूरी भाग दौड़ संभाल रहा है, उसे एक अच्छा पे मिलना चाहिए। ही और शी डिजर्व्स दैट पे, डिजर्व्स दैट सैलरी। बट व्हाट इफ कि अगर जो कंपनी है वो खुद ईयर ऑन ईयर काफ़ी गंदा परफॉर्म कर रही है, या फिर लॉस मेकिंग कंपनी जा रही है, या फिर कंपनी के जो रेवेन्यू है उनमें ग्रोथ नहीं आ रही है बल्कि डिक्लाइन आ रहा है, बेसिकली कंपनी एक क्राइसिस के थ्रू गुजर रही है। ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो मैनेजमेंट है या फिर कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो ईयर ऑन ईयर अपनी सैलरी, अपने रेम्यूनरेशन इंक्रीज करे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, विच बेसिकली इंडिकेट्स कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो प्रमोटर है, वो कंपनी से ज़्यादा खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के अंदर इंटरेस्टेड है। एंड दिस शोज कि फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट, कंपनी का जो प्रमोटर है, वो डिसीजन लेने के बजाय जो कंपनी एज अ होल के लिए बेनिफिशियल हो, वो डिसीजन ले जो खुद के लिए बेनिफिशियल हो। एंड देयरफॉर दिस इज अ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर, एंड वी शुड एज एन इन्वेस्टर हैव अ लुक अपॉन दिस रेशियो। ये थे कुछ अकाउंटिंग रेशियोज जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी में हो रही इरेगुलरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउएवर सिर्फ यही अकाउंटिंग रेशियोज नहीं, बल्कि कुछ और भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, कुछ और मैट्रिसेस होती है जिसको आपको कंसीडर करना पड़ता है बिफोर रीचिंग टू अ कंक्लूजन। अगर आप उन मैट्रिसेस के बारे में जानना चाहते हैं और इन मैट्रिसेस को, इन रेशियोज को, उन फैक्टर्स को और डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये 2 बुक जरूर पढ़ें। द फर्स्ट इज डायमंड्स इन द डस्ट बाय द सौरभ मुखर्जी, Salil Desai and Rakshit Ranjan, and the second is Financial Shenanigans by Howard Mark. I will attach the link of these books in the description box below so that you can read those books. That's all from our side. Thank you for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please hit the like button. कमेंट सेक्शन में हमें आपके फीडबैक्स दीजिए, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है then please press the subscribe button and also hit the bell icon. Thank you.